स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे पाठ का नाम है पंच परमेश्वर। पाठ परिचय। हमारे देश में गाँव में न्याय प्रक्रिया के लिए 5 परमेश्वर यानी 5 लोगों की सम्मति से न्याय करने की प्रथा काफ़ी पुरानी है। तो यानी हमारे देश में क्या होता है कि 5 लोग अगर एक राय पे सहमत हैं तो उसको निर्णय मान लिया जाएगा। ठीक है, बेसिकली अभी ये जो पंच परमेश्वर वाली जो प्रथा है गांव में है, क्योंकि अब शहरों में तो कोर्ट्स हो गई हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो ये सब हो गए, लेकिन गाँव में आज भी ये प्रथा मानी जाती है कि पंच परमेश्वर ने जो कह दिया वही सत्य है और वही सही है, सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं पाठ परिचय में। हमारे देश के गांव में न्याय प्रक्रिया के लिए 5 परमेश्वर यानी 5 लोगों की सम्मति से न्याय करने की प्रक्रिया काफ़ी पुरानी है। उनके लिए सब लोग एक समान होते हैं, उनका न्याय निष्पक्ष होता है। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों अच्छे दोस्त थे। उन दोनों की गहरी मित्रता थी। वे दोनों किसान थे। उनकी मित्रता के दूर दूर तक चर्चे थे। तो एक अलगू चौधरी है, एक जुम्मन शेख है, काफ़ी अच्छे दोस्त थे, है ना, और दूर दूर तक उनकी जो वो है मित्रता के क्या है चर्चे हैं। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी विधवा मौसी थी। उनके 3-4 खेत थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। जुम्मन के सिवाय उनका कोई न था। वे बूढ़ी हो गई थी और खेतों की देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए मौसी ने अपने खेत जुम्मन के नाम लिख दिए। ठीक है, तो जुम्मन की एक मौसी थी जिनके अपनी कोई बच्चे नहीं थे, जुम्मन के अलावा कोई रिश्तेदार नहीं था, तो सारी ज़मीन अब बूढ़ी थी तो कैसे ही खेतों को तो संभालना पड़ता है ना, खेती देखनी पड़ती है, बीज अच्छे लगे, फसल आई है तो कटाई, तो वो सब चीज़ों से वो कर नहीं सकती थी। तो जुम्मन के नाम उन्होंने क्या कर दी, सारी ज़मीनें कर दी। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद जुम्मन और उसकी पत्नी के व्यवहार में मौसी के प्रति कड़वाहट आने लगी थी। जुम्मन और उसकी पत्नी ने मौसी की सेवा से मुंह मोड़ लिया था। बात बात पर उनका अपमान होने लगा। जब मौसी ने अपमान न सहा गया, तब दुखी होकर उन्होंने जुम्मन से कहा, अब तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा, तुम मुझे हर महीने कुछ रुपए दे दिया करो, मैं अपने रहने का अलग प्रबंध कर लूंगी। जुम्मन ने कहा, रुपये? रुपये का क्या पेड़ पर उगते हैं, है ना। मौसी बोली, मेरे खेतों से जो भी कुछ कमाई होती है ना। तपाक से उत्तर देते हुए जुम्मन ने कहा, उन खेतों से इतनी कमाई नहीं होती कि तुम्हें अलग से रुपये दे सकूं। ठीक है, तो मौसी बोलती कि भाई अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं अब हो गई हूँ परेशान और मुझे पैसे दे दो ना, जो मेरे खेतों से कमाई होती है उससे। ठीक है, तो जुम्मन कहता है, उन खेतों से तो इतनी कमाई होती ही नहीं, उनमें से क्या दो तुम्हें, है ना, तो वो नकार जाता है। मेरा निर्वाह हो सके इसके लिए तुम मेरी समस्या का हल करो, नहीं तो मैं पंचायत बिठाऊंगी और उनसे निर्णय करवाऊंगी। तो मौसी बोलते कि या तो तुम खुद ही इसका हल करो कि मैं कैसे निर्वाह करूँ, तो अपनी बीवी को समझाओ, मेरा अपमान मत करो तुम दोनों मिलके, है ना, या फिर मैं पंचायत बिठवाऊंगी। ठीक है, मौसी ने दुखी मन से कहा। जुम्मन अपनी बातों से टस से मस नहीं हुआ। फिर क्या था, मौसी ने पंचायत बिठाने का आग्रह किया। मौसी ने बोला कि भाई पंचायत बिठानी है और इस तरह से काम नहीं चल पाएगा। किसी तरह संध्या के समय पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। अब बात आई पंचायत का सरपंच चुनने की। मौसी ने अलगू चौधरी को अपना सरपंच चुना। ठीक है, तो मौसी ने मतलब 5 होंगे, लेकिन एक जो होगा वो सुप्रीम होगा उनमें से। ठीक है, तो मौसी ने बोला कि मैं तो अपना सरपंच चुनूंगा अलगू चौधरी को। जुम्मन ने भी खुश होकर अलगू चौधरी को सरपंच स्वीकार किया। तो जुम्मन का तो दोस्त था, तो जुम्मन ने भी मान लिया। ठीक है, अलगू अपना नाम सुनकर दुविधा में पड़ गया। अब अलगू सोच रहा है भाई दोस्त है तो क्या करे, लेकिन ये भी दिख रहा है कि गलत हो रहा है, तो वो दुविधा में है। वह डरता था कि कहीं इस फैसले से उसकी मित्रता में दरार ना पड़ जाए। उसकी दुविधा को देखकर मौसी ने कहा, बेटा क्या दोस्ती टूट जाने के डर से सच्चाई की बात नहीं कहोगे। तो मौसी बोलते कि क्या दोस्ती इतनी ज्यादा तुम्हें महत्वपूर्ण लगती कि तुम सच से मुंह मोड़ लोगे। यह सुनकर अलगू ने सरपंच बनना स्वीकार कर लिया। अब अलगू सरपंच बनकर बैठ गया। उसके आसपास और पंच बैठ गए।
जुम्मन को विश्वास था कि अलगू उसके पक्ष में ही फैसला देगा। अलगू उसका दोस्त जो था, ठीक है, तो जुम्मन को पूरा कॉन्फिडेंट कि जो फैसला है वो तो उसके ही पक्ष में आने वाला है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। उसने कहा, जुम्मन शेख, हम पुराने दोस्त हैं, लेकिन इस समय तुम और बूढ़ी मौसी मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। अब मौसी और जुम्मन ने अपनी अपनी बात सरपंच के सामने रखी। दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद अलगू ने फैसला सुनाते हुए कहा, जुम्मन के द्वारा मौसी को माहवार खर्च दिया जाए, क्योंकि मौसी की जायदाद का इतना मुनाफा तो अवश्य होता होगा। अगर जुम्मन ऐसा नहीं करेगा तो उसे मौसी की जमीन वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अलगू ने क्या बोला कि भाई या तो तुम उसको पैसा दो, महीने का खर्च दो, ठीक है, या फिर तुम्हें उनकी जमीन वापस करनी पड़ेगी। अलगू का फैसला सुन जुम्मन को हैरानी हो रही थी। उसका दिल टूट गया। उसे अपने दोस्त से ऐसी उम्मीद ना थी। तो दोस्ती में क्या हो गई, बेसिकली दोस्ती में आ गई है यहाँ पर दरार। पंचायत का निर्णय सुन गांव के सभी लोग बोल पड़े। इसका ही परिणाम नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अलगू ने न्याय को महत्व दिया, मित्रता की वजह से भेदभाव नहीं किया। सच है, पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है। तो ऐसा कहा जाता है कि पंच जो होते हैं, सरपंच जो होते हैं, वो न्याय प्रिय होते हैं। ठीक है, चाहे दोस्ती हो चाहे दुश्मनी हो, लेकिन उससे अलग हट के उनको न्याय ही करना चाहिए। और कहते हैं कि पंचों के मुख से क्या भगवान बोलते हैं, इनके इसलिए उनको पंच परमेश्वर कहा जाता है। उस घटना के बाद जुम्मन अलगू चौधरी को अपना दुश्मन मानने लगा। उनके मन में बदले की भावना भर गई। वह अलगू से बदला लेने के अवसर ढूंढने लगा। अब उसको, जुम्मन को क्या चाहिए, बदला चाहिए किसी तरह। जुम्मन को ऐसा अवसर जल्दी ही मिल गया। अलगू ने बैल की एक जोड़ी मोल ली थी। ठीक है, तो अलगू ने क्या खरीदी, बैल खरीदा था। बैल बड़े ही सुंदर व स्वस्थ थे। पंचायत के 1 माह बाद एक बैल मर गया। अब पंचायत जब हुई, ये जुम्मन वाला फैसला हुआ, उसके 1 महीने बाद एक बैल जो है वो मर गया। ठीक है, अलगू चौधरी ने दूसरे बैल को समझू साहू को बेच दिया। अब एक बैल तो मर गया और अलगू ने क्या किया, दूसरा जो बैल था वो समझू साहू को भेज दिया। ठीक है, 1 महीने बाद दाम देने की बात तय हुई। समझू साहू उसी गांव का था। वह एक बैलगाड़ी चलाता था। अब समझू साहू भी उसी गांव में रहता है। 1 महीने बाद बोला कि मैं पैसा दे दूंगा। ठीक है, और वो बैलगाड़ी चलाता था। वह गांव से गेहूं चना लादकर शहर ले जाता था और शहर से सामान भरकर गांव में बेचा करता था। नए व स्वस्थ बैल से उसने खूब काम करवाया। बोला 1 महीने बाद पैसे दूंगा, और वो जो बैल था वो तो एकदम स्वस्थ बैल था। ठीक है, उससे खूब काम करवाया। दिन में 3-3 बार 3-3 4-4 चक्कर लगवाए। समझू बैल से काम तो बहुत लेता, पर उसे ठीक से दाना पानी नहीं देता था। परिणाम यह हुआ कि बैल की हड्डियां निकल गई, वह अत्यंत कमजोर हो गया। एक दिन समझू ने बैल पर 2 गुना बोझ लाद दिया। अब एक दिन क्या हुआ कि उस पर बहुत सारा बोझ लाद दिया, जिसके कारण बेचारा बैल जमीन पर बैठ गया और उठा ही नहीं, क्योंकि बैल मर चुका था। तो क्या हुआ कि बैल जो है वो मर गया। ठीक है, क्योंकि इतना बोझ लादेंगे, वो भी तो बेचारे जीव हैं, तो उनको वो कैसे इतना बोझा लाद कर चलेंगे। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू चौधरी जब भी बैल के पैसे मांगता तो समझू क्रोधित हो कर रुपये देने से इनकार कर देता। वह लड़ाई करने को तैयार हो जाता। अब अलगू पैसे मांगते मांगते थक गया, तो तंग आकर उसने समझू साहू के विपक्ष में पंचायत बिठाई। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख का बैर का हाल समझू साहू जानता था। अब समझू साहू को पता था कि इसकी और जुम्मन शेख की क्या है, कटती हो रखी है ना, इसलिए अपनी ओर से उसने जुम्मन शेख को सरपंच चुना। अलगू ने कोई आपत्ति नहीं की। उसने कहा, यह पंचायत का मामला है, पंचायत के सामने मित्रता शत्रुता का कोई भेद नहीं होता। ठीक है, पंचायत केवल न्याय का पक्ष लेती है, पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है। तो उसने ये विश्वास रखा कि जो होगा न्याय फैसला वो सही होगा। अब सबकी निगाहें जुम्मन के फैसले पर टिकी थी। जुम्मन शेख जब सरपंच बनकर बैठा तो उसमें जिम्मेदारी तथा सच्चाई का भाव पैदा हुआ। ठीक है, तो अब जब वो उसी गद्दी पर बैठा तो उसको महसूस हुआ कि मैं कितना जिम्मेदार हूँ और मुझे किस भाव से कोई फैसला लेना है।
उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुख से इस समय जो कुछ निकलेगा वो देववाणी के समान होगा और देववाणी में मनोविकार नहीं होना चाहिए, यानी देव भगवान की वाणी मानी जाएगी जो मैं बोलूँगा, और उसमें हम मन का कोई बुरा भाव उसमें हम नहीं डाल सकते हैं। अतः मैं सत्य से हिल नहीं सकता। तो उसको भी वही महसूस हुआ जो उस समय पहले अलगू चौधरी को हुआ था कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं गलत नहीं कर सकता हूँ। अब जुम्मन पिछली सारी बातें भूल गया था। बार बार उसके कानों को यही शब्द गूंजते थे, पंच के मुख से परमेश्वर बोलता। तो उसके कानों में क्या गूंज रहा है कि पंच के मुख से भगवान परमेश्वर बोलते हैं। पंच परमेश्वर के समान होता है और सर्वोच्च भी होता है। उसके लिए ना कोई अपना है और ना ही कोई पराया होता है। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद जुम्मन ने निर्णय सुनाते हुए कहा, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारी बातें सुनी और अच्छी तरह विचार किया कि अलगू चौधरी की बात सत्य है। जिस समय उसने समझू को बैल बेचा था वह पूरी तरह स्वस्थ था। बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई कि उससे ज्यादा काम लिया गया और खाने पीने का ध्यान नहीं रखा गया, इसलिए समझू को बैल की पूरी कीमत देनी होगी। जो लोग पंचायत देखने आए थे उन्होंने सोचा कि आज जुम्मन अपना बदला लेगा। अब जब पंचायत जो देखने आए थे उन्होंने सोचा कि आज तो जुम्मन अपना बदला निकालेगा और अलगू को बोलेगा कि पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन निर्णय सुनकर वे चिल्ला उठे, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास गया और उसके गले से लिपटकर बोला, मित्र, जब से तुमने पंचायत में मेरे विरुद्ध फैसला सुनाया था तब से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, पर आज मुझे मालूम हुआ कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। तो उसने खुद अपनी गलती को एक्सेप्ट किया कि तुमने एकदम सही फैसला सुनाया और वहां पर बैठकर तुम गलत नहीं हो सकते हो। न्याय के सिवाय उसे कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। जुम्मन की आंखों से आंसू बहने लगे। इन आंसुओं से दोनों मित्र के दिल का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई लता फिर से हरी भरी हो गई। अब दोनों मित्र हंसते हंसते गांव की ओर निकल पड़े। तो ये प्यारी सी जो कथा हमने अभी पढ़ी, ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। तो हम करेंगे लेखक का परिचय। जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उनका परिचय है यहाँ पे दिया हुआ है। श्री धनपत राय श्रीवास्तव, जो हिंदी व उर्दू के लेखक प्रेमचंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इनका असली नाम क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। 1898 में 1898 में मैट्रिक पास करके अध्यापन क्षेत्र में प्रवेश किया। इन्होंने प्रसिद्ध रचनाएं गोदान, गबन, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रय जैसे लोकप्रिय उपन्यास लिखे। तो बहुत सारे नॉवल लिखे हैं इन्होंने, नॉवलिस्ट थे ये। इनकी 300 से अधिक महत्वपूर्ण कहानियां मानसरोवर में संग्रहित हैं, यानी मानसरोवर जो कहानियों का संग्रह माना जाता है वहाँ पे संग्रहित हैं। ये अपने समय में हिंदी साहित्य के सबसे लोकप्रिय लेखक थे। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। शब्दार्थ: परमेश्वर, भगवान, देववाणी, देवताओं के मुंह की वाणी, अवसर, मौका, मित्रता, दोस्ती, दुविधा, असमंजस, फैसला, निर्णय, सरपंच, पंचों का मुखिया, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, मनोविकार, मन का आवेश, माहवार, महीने भर का खर्च, न्याय, इंसाफ, बोझा, भार, मुनाफा, फायदा और स्वस्थ, निरोग। आज्ञापन: परमेश्वर, निर्वाह, उत्तर, कमाई, समस्या, निर्णय, विश्वास, दोस्त, स्वीकार, सुंदर, शत्रु, बैलगाड़ी, इनकार, हड्डियां, जुम्मन, न्याय, पक्ष, आंसू। अभ्यास हम करेंगे अब। तो पहले हम करेंगे मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये ओरली हैं, डिस्कस्ड हैं, ठीक है। अलगू चौधरी का दोस्त कौन था? किसकी मौसी विधवा थी? मौसी ने खेतों का क्या किया? रुपए रुपए क्या पेड़ पर उगते हैं? यह बात किसने और किससे कही? अलगू दुविधा में क्यों पड़ गया? और अलगू ने दूसरा बैल किसे बेचा था? तो ये पूरे ही प्रश्न आपको पूरी कहानी सुनने से पता चल गए होंगे। आप इनको ओरली डिस्कस करेंगे। लिखित
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोनों में गहरी मित्रता थी। अब तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। मौसी ने डैश को अपना सरपंच चुना, किसको, अलगू चौधरी को। अलगू ने डैश को महत्व दिया, उसने न्याय को महत्व दिया। जुम्मन को ऐसा मौका जल्दी ही मिल गया और नए और स्वस्थ बैलों से उसने खूब काम करवाया। ठीक है, तो नए और स्वस्थ बैल था जो अलगू चौधरी ने उसको बेचा था साहू को, तो उससे उसने खूब काम करवाया। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाए। बूढ़ी मौसी किसकी थी? जुम्मन की। अलगू की संजू की, तो जुम्मन की थी। और मौसी ने किसे सरपंच चुना? तो जुम्मन की बीवी को, अलगू चौधरी को या जुम्मन को? तो अलगू चौधरी को चुना। समझू साहू क्या चलाता था? रिक्शा, बैलगाड़ी, साइकिल? तो बैलगाड़ी। पंचायत किसका पक्ष लेती है? न्याय का, लड़ाई का या पिटाई का? तो न्याय का। समझू बैलों पर क्या लादता था? अनाज, सब्जी या पानी? तो अनाज। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस कहानी का नाम पंच परमेश्वर क्यों रखा गया? तो इस कहानी का नाम पंच परमेश्वर इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे पंचों की जो वाणी है उसको बहुत महत्व दिया गया है। अलगू और जुम्मन की दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई? समझू साहू ने जुम्मन को ही अपना सरपंच क्यों बनाया? जुम्मन ने किसके पक्ष में और क्या फैसला सुनाया? अलगू और जुम्मन के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? बैल किसके थे और वो कैसे मर गए थे? तो ये सारे प्रश्न आपको कहानी पूरी सुनने के बाद आराम से मिल ही गए होंगे, तो इनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। नीचे कुछ जानवरों के नाम और उसके काम दिए जा रहे हैं, उनका सही मिलान कीजिए। तो बैल क्या करते हैं? बैल करते हैं तांगा चलाने का, वो तो घोड़ा करता है। देखो तांगा चलाता है तो घोड़ा। बैल बैलगाड़ी चलाते हैं। ठीक है, तो बैल हम लिख सकते हैं खेत जोतने का, ये खेत जोतने का काम बैल का होता है। घोड़ा हो गया तांगा चलाने वाला, कुत्ता हो गया रखवाली करना, गधा हो गया बोझा ढोना और हाथी हो गया माल ढोना। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको मिलान करेंगे। पाठ के आधार पर कोष्टक में से उचित कारक शब्द छांटकर खाली जगह भरिए। तो मौसी का जुम्मन डैश कोई और ना था। तो मौसी का जुम्मन के पास या के सिवा, हमें एक ऑप्शन लेना, तो के सिवा और कोई ना था। संध्या के समय पेड़ के नीचे पंचायत बैठाई गई। समझू बैल से काम तो खूब लेता पर उसे ठीक से दाना पानी ना देता। दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद अलगू ने फैसला लिया, पंचायत के सामने मित्रता शत्रुता का कोई भेद नहीं होता है। तो इस तरह से आप इनको फिल करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास किसने किससे कहा, वाक्य पढ़कर लिखिए। मेरे खेतों से भी तो कुछ कमाई होती होगी। तो ये कहा था मौसी ने किससे? जुम्मन से। जुम्मन शेख, हम तो पुराने दोस्त थे लेकिन इस समय तुम और मौसी दोनों ही मेरे लिए बराबर। ये कहा था अलगू ने जुम्मन से। पंच के मुख से परमेश्वर बोलते, ये कहा था अलगू ने जुम्मन से। और मित्र, जब से तुमने पंचायत में मेरे विरुद्ध फैसला सुनाया तब से मैं तुम्हारा शत्रु बन गया, ये कहा था जुम्मन ने अलगू से। उड़ान अपने मन की, हमें हमेशा न्याय करना चाहिए। आप इस बात से क्या समझते हैं? और अगर कभी आपका प्रिय कोई गलत कार्य करे तो आप क्या करेंगे? तो ये आप डिस्कस करेंगे कि हमें न्याय क्यों करना चाहिए, और अगर आपका कोई प्रिय कुछ गलत करेंगे तो आप उसको रोकेंगे या उसका साथ देंगे, है ना? तो ये आप ज़रूर से मुझे बताएंगे। भाषा और हम, नीचे लिखे शब्दों को समझकर संधि कीजिए। ठीक है, आ प्लस आ तो क्या बन जाता है? आ। तो सत्य प्लस अर्थ सत्यार्थ बन जाता है। ठीक है, भाव प्लस अर्थ भावार्थ, महा प्लस आत्मा महात्मा, विद्या जमा आलय विद्यालय बन जाता है। फिर है ए प्लस आ मिलकर भी आ बनता है। देखो यहाँ पे हिंट दिया, आ और आ मिलकर भी आ बनता है, ए और आ मिलकर भी आ बन जाता है। पुस्तक जमा आलय पुस्तकालय, वाचन जमा कौशल वाचन कौशल, रेखा प्लस अंकित रेखांकित, परीक्षा जमा अर्थी परीक्षार्थी। दिए गए वाक्यांशों के अर्थ लिखिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना, यानी सब साफ साफ हो जाना। टस से मस ना होना, अपनी जगह से ना हिलना। दिल टूट जाना, हार जाना या बुरा लगना। दाना पानी न देना, भूखा मारना। दिलों का मैल धुल जाना, यानी मन से जो विकार थे वो चले जाना।
दिए गए शब्दों में उपसर्ग लगाकर नए शब्द लिखिए। तो हमें यहाँ उपसर्ग लगाकर नए शब्द लिखनी है। बे से आप नए शब्द लिखेंगे, बेसब्र लिख सकते हैं। जान से जान कर लिख सकते हैं, जानबूझकर, ठीक है। तो उप से आप उपवन लिखेंगे, अक से लिखेंगे अक्सर, कर से लिख सकते हैं कर कमल, और दू से आप दुर्जन लिख सकते हैं। जो अच्छे लोग नहीं होते उनको दुर्जन कहा जाता है, ठीक है। दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि ये किस काम में प्रयुक्त होता है। तो बैल प्रयुक्त होता है खेत जोतने के काम में, है ना। कुल्हाड़ी प्रयुक्त होती है पेड़ काटने के काम में, और इनको हम बैलगाड़ी बोलते हैं। तो बैलगाड़ी क्या सामान बोझा ढोने के लिए यूज़ होती है। और जो ये किसान लेकर खड़ा है इसको हम काटने वाला कुछ बोलते हैं, तो ये फसल की कटाई में काम आता होगा, है ना। जीवन मूल्य, सच्ची दोस्ती के क्या गुण होते हैं, आपके मित्र कैसे हैं बताइए। तो आप बताएंगे आपके मित्र कैसे हैं, वो अच्छे हैं, सही हैं, न्यायप्रिय हैं या नहीं। रचनात्मक कार्य, यदि किसी व्यक्ति ने कोई बहुत बड़ी गलती की हो तो क्या उसे माफ़ करके सुधार करने का मौका देना उचित है। क्या समाज में न्याय और दंड के लिए एक समान अधिकार है। और जब किसी व्यक्ति को सही न्याय नहीं मिलता तो उसके मन की भावनाएं कैसी हो जाती हैं। तो अगर किसी को देखो माफ़ी सबको मिलनी चाहिए, लेकिन अगर फिर से वो वही गलती करता है तो फिर वो माफ़ी का हकदार नहीं होता है। और जब किसी को प्रॉपर न्याय नहीं मिलता है तो मन क्या होता है, दुखी हो जाता है, हमें भरोसा उठ जाता है न्याय पर से। खोज कर लिखिए, हमारे देश भारत में उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है। तो हमारे देश का जो उच्चतम न्यायालय है वो दिल्ली में स्थित है, सुप्रीम कोर्ट जिसे बोलते हैं। इंटरनेट के माध्यम से वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के नाम इंटरनेट के माध्यम से खोज कर बताइए। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप उनके नाम बताएंगे। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।